मेरे इस पर ध्यान दीजिएगा कि कल का टॉपिक हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट चल रहा था। इट वाज गोइंग ऑन, अगर आपको याद होगा तो देखिए उसी को लेके हम लोग चलते हैं। मैंने आपको उसमें एक तो डेफिनेशन बताई थी, पर्टिकुलरली वर्क फंक्शन। ध्यान देना सब लोग। वर्क फंक्शन क्या था आपको याद है? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। याद है कल की सारी बड़ी में? आप कैसे एक मेटल है, आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, तो जो आप कम से कम एनर्जी खर्च करेंगे उसका नाम क्या था? वर्क फंक्शन। उसका हिंदी नेम था कार्य फलन। आपको मैंने उसका एक फॉर्मूला बताया था, डब्ल्यू इज इक्वल टू, याद है आपको? एच न्यू नॉट। ये इसका फॉर्मूला था, डब्ल्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट क्या था, याद है आपको? ये था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नोट का नाम था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर हमने इसको ब्रेक किया था ऐसे, सी बाय लैम्डा नॉट। ये क्या था? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये हमने कल सीखा था। ठीक है, इतनी इतनी थ्योरी हमारी कल हो गई थी। आपको मैंने एक शॉर्टकट और बताया था, जब आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आप एच और सी की वैल्यू मत रखिएगा, उससे बहुत टाइम खराब होगा। वैसे एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो हम एक शॉर्टकट याद कर लेंगे। आपको मैंने कहा था इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है? 1243, 1243। नीचे जो लैम्डा नोट होगा इन नैनोमीटर में होना चाहिए। जो यहां से वर्क फंक्शन निकल के आएगा ना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा। ये बात कल आपसे कही गई। आगे से आप जो भी क्वेश्चन करें इस वाले फॉर्मूले से करें, इसमें आपका टाइम बच जाएगा। ना आपको एच पुट करना पड़ेगा, ना सी पुट करना पड़ेगा। हमने कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली कर रखी। ये बात आपसे कल बताई गई थी। ये वर्क फंक्शन का ही पार्ट था। और एक बात आपको मैं और शेयर कर दूं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। देखो वर्क फंक्शन की एक खास बात और थी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल। इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल। आप इस लाइन को समझ पा रहे हैं? मतलब ये धातु के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कैल्शियम मेटल को लिया, तो उसका डब्ल्यू कुछ और है। आपने सोडियम लिया, उसका डब्ल्यू कुछ और है। सीजियम लिया, उसका डब्ल्यू कुछ और है। हर मेटल का अपना अपना डब्ल्यू है, अपना अपना वर्क फंक्शन है। समझ पा रहे हो? इसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, जो मेटल की नेचर के ऊपर डिपेंड करे, किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। आपने कौन सी मेटल ली है, डब्ल्यू उसके हिसाब से बदलेगा। तो ये सेंटेंस देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, देख लीजिएगा। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल। इसे हम कहेंगे इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल। ठीक है, देखो इतना हम पढ़ चुके थे कल, इतनी थ्योरी हमारी कल हो गई थी। ठीक है, और वर्क फंक्शन की डेफिनेशन कल मैं आपको लिखवा चुका हूं। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल। देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। चलिए अगला स्टेप देखिएगा, तो ध्यान दीजिए सब लोग। देखो जैसे कल की थ्योरी हमारी ये थी, ये हमारे पास एक मेटल है, धातु। हम इसके ऊपर लाइट डाल रहे थे। याद है लाइट कैसी थी? लाइट कैसी थी? सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ये बात कल परसों आपको बार बार कही गई थी। आप ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कोई भी लाइट डालेंगे, इस लाइट की सुटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। और यहां से क्या निकल रहे थे? इलेक्ट्रॉन्स। याद है आपको? इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या था? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनका नाम था फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये सारी बातें कल हमने सीखी थी। अब यहाँ पे ध्यान दो सब बच्चे। अब देखिए सुनिएगा, यहाँ पर देखिए। देखो अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे लाइट डालते हैं। सपोज करो ये लाइट एच न्यू है। एच न्यू, जो लाइट की एनर्जी है वो एच न्यू है। ये एच न्यू क्या करती है? एक तो इलेक्ट्रॉन को यहां से फ्री कर देती है, इलेक्ट्रॉन को मेटल में से निकाल देती है। निकालने के लिए आप एनर्जी खर्च कर रहे हो डब्ल्यू। और जो बाकी एनर्जी होती है ना, बाकी एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो जरा इसी को समझो दोबारा से। आपने अभी क्लियर नहीं हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। जैसे मान लीजिए ये कोई मेटल जैसे है ना, इसका वर्क फंक्शन 10 जूल है। ऐसे ही मान लिया हमने हाइपोथेटिकल, इसका जो कार्य फलन है वो 10 जूल है। और हमने ऊपर से एनर्जी डाली 50 जूल, 50 जूल। हमने ऊपर से 50 जूल एनर्जी डाल दी, तो पता क्या हुआ? 10 तो हमारे खर्च हो गए इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए। जो बाकी 40 है, बाकी 40 वो क्या करेंगे? उसमें क्या डेवलप कर देंगे?
काइनेटिक एनर्जी, वो इसमें इकट्ठे हो जाएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। बात को समझ पा रहे हो आप? भाई 10 जूल कहाँ चले गए? 10 जूल तो उसको अलग करने में खर्च हो गए, बाकी 40 कहाँ है? वो उसमें स्टोर हो गए इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखो हमने फॉर्मूला ये लिखा है, अभी कोई लिखेगा नहीं। ये हमने एनर्जी दी एच न्यू, डब्ल्यू हमारी खर्च हुई इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में। बाकी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या डेवलप कर रही है? काइनेटिक एनर्जी। इसे एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। हमारी जो ऊर्जा है उसका संरक्षण हो रहा है। ठीक है, एक बात और इंपॉर्टेंट है, आपको याद है ये डब्ल्यू क्या चीज थी? मिनिमम एनर्जी, जो कम से कम ऊर्जा आप खर्च कर रहे थे। तो ये काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? सोच के बताओ। अगर ये एनर्जी आपकी मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम। शाबाश। देखो ये हमारे पास एक बहुत काम का फॉर्मूला बन गया, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। एच न्यू आपने एनर्जी दी, एच न्यू में से कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में खर्च हुआ, और बाकी उसमें क्या क्रिएट कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। देखो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है और बहुत आसान सा फॉर्मूला है, और इसी को सब महसूस कीजिएगा। ये वाली एनर्जी कैसी है? मिनिमम, न्यूनतम। तो ये एनर्जी कैसी होगी? ऑटोमेटिकली मैक्सिमम। जब आप कम से कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे ना, तो नेचुरल सी बात है उसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, अभी कोई लिखेगा नहीं। एक और देखो, सुनो, आपके लिए बहुत काम की बात है। देखो इस पे ध्यान दीजिएगा सब, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम एक काम करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को ना ऐसे लिख लेते हैं। देखो ये तो एच न्यू है ही, इसको लिख लिया हमने एच न्यू नॉट, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है। अब हमने क्या करा, इस काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिख लिया। देखो इसको ऐसे लिख दिया, ये वाली इक्वेशन इसको हमने इस तरह से लिख दिया, एक ही बात है। अब आप मुझे ये बताओ, देखो अब सब दिमाग लगाना, इस इक्वेशन में कौन कौन वेरिएबल है? क्या होता है वेरिएबल? जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको हम बदल सकते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। चलो सब बच्चे सोच के बताओ, यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? सोचिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? सही कह रहे हैं, एक तो न्यू वेरिएबल है, इसको बदलना हमारे हाथ में है। और क्या है वेरिएबल है? बताओ और क्या वेरिएबल है? और आप किसको बदल सकते हैं? सही बात है, काइनेटिक एनर्जी, ये भी वेरिएबल है। पता है ये वेरिएबल क्यों है? देखिए उसके पीछे रीजन है। हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी फिक्स नहीं होगी। किसी को निकलने के लिए 10 जूल चाहिए, किसी को 20 जूल चाहिए, किसी को 25 जूल चाहिए। मैंने आपसे कल भी कहा था, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के हिसाब से भी एनर्जी देनी पड़ती है। अगर इलेक्ट्रॉन सरफेस से बैठा है तो बड़े आराम से बाहर आएगा, अंदर बैठा है उसका निकलना मुश्किल होगा। तो ये बदलती रहती है काइनेटिक एनर्जी। देखो ध्यान देना, ये दोनों ही वेरिएबल है, ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो बदल सकती हैं, बाकी सारे यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे ना एक इक्वेशन बना दी, y इज टू एम एक्स प्लस सी। आपने कभी सुना होगा, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है ऐसे यहाँ पे दो वेरिएबल, यहाँ पे x और y वेरिएबल। अब सुनो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हमने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया, इनके बीच में अगर हमने ग्राफ बनाया, तो जानता ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा ग्राफ बनेगा बताओ? ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। बिकॉज y इज टू सी प्लस एम एक्स फॉलो हुआ ना, गारंटी से यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनेगी। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, देखो ये उसका स्लोप होगा, ये उसका स्लोप होगा, और इसको क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। देखो ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखो सब ध्यान दीजिएगा, जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बन रहा है। अगर आप इसको बढ़ाएंगे ना आगे, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो आप एक चीज महसूस करेंगे, जो इस ग्राफ का इंटरसेप्ट आ रहा है, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। जो किस तरह से आ रहा है? ये नेगेटिव आ रहा है। देखो ये इंटरसेप्ट नेगेटिव आ रहा था। बात क्लियर हुई थी आपको? दो यहाँ पे वेरिएबल थे, दो यहाँ पे वेरिएबल थे, तो काइनेटिक एनर्जी और एक थी फ्रीक्वेंसी, ये दोनों वेरिएबल थे। और इन्हीं की वजह से यहाँ पे ग्राफ हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही थी, y इसको टू सी प्लस एम एक्स फॉलो हुआ था। एक मिनट रुक जाइए, पूछ लेते हैं।
नहीं ये काम कर रहा था जो तो यार वो तो बात रूम चेंज कर रूम चेंज ये अगर नीचे लॉक लगेगा सब सब हटाएंगे करें सब लाइट जा ही रही है और हाँ चलो ओके आगे क्वाइट हमें देखे सब देखा ये बात चल रही थी हम लोग की कि हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी इक्वेशन स्टडी की है एच न्यू इज इक्वल टू एच यू नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है मैक्सिमम अब इस पर डिस्कशन हमारा हुआ था मैंने भी आपसे कहा था कि एक काम कीजिए इस वाली इक्वेशन को ना इस तरह से लिख दीजिए इस इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दें तो बात एक ही है मैथ्स के हिसाब से ठीक है तो किसी का भाई ना यहाँ पे दो वेरिएबल्स इनको बदलना हमारे हाथ में एक तो फ्रीक्वेंसी आप इस फ्रीक्वेंसी को बदल सकते हैं और इसके बदलने से कौन बदलता है काइनेटिक एनर्जी ये बात अभी मैंने आपसे कही थी आप लाइट कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं आपकी मर्जी है आप उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बदलिए तो उससे काइनेटिक एनर्जी गारंटी से बदल जाती है ठीक है यहाँ पे दो वेरिएबल्स हो गए बाकी सब कांस्टेंट है बाकी सब स्थिरांक है एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है ये कौन है मतलब ये कौन है वर्क फंक्शन और ये हर मेटल का फिक्स है ये हर मेटल का अलग अलग है बट फिक्स है यहाँ पे फॉलो होता है वाई इक्वल टू सी प्लस एम एक्स देखो ध्यान देना वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉलो हो गया एक ही मतलब है देखो इससे क्या इंडिकेशन मिला ये फॉलो होने का मतलब है अगर मैंने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाया ये ग्राफ 100% कैसा आएगा स्ट्रेट लाइन आएगी ये सीधी रेखा बनेगी पक्की बात देखो इस तरह की लाइन आएगी और एक बात और है इसका स्लोप ना पॉजिटिव है देखो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आएगी ये ग्राफ ऐसे बनेगा देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है अगर मैंने इसको आगे इंक्रीज किया तो ये ग्राफ इसे यहाँ पे कट करेगा और पता है यहाँ पे कट करने का मतलब है कि हमारा जो इंटरसेप्ट है इंटरसेप्ट कैसा आ रहा है निगेटिव आ रहा है तो ये बिल्कुल सही ग्राफ है कुछ गलती नहीं है इसमें ये ग्राफ की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई 2024 में आया था नीट में ये फिजिक्स में आ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ अभी कोई लिखेगा नहीं देखो एक दो बातें और इंपॉर्टेंट है एक तो इस ग्राफ का स्लोप इसके स्लोप के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं कितना बताओ स्लोप इसको स्लोप कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट एच ये इसका स्लोप है और इसका इंटरसेप्ट क्या है इसका इंटरसेप्ट है अब माइनस के साथ नहीं बोलेंगे हम कह देंगे वर्क फंक्शन इसका इंटरसेप्ट क्या है वर्क फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसका इतना यूज मिलता है बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे बोलो अंडरस्टैंडिंग बनी क्लियर हो गया सबको तो इसमें कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी कि ग्राफ इस तरह से क्यों बन रहा है कौन कौन से वेरिएबल्स हैं एक एलिमेंट्री सब मैथ्स चाहिए तो एक तो इसको इंक्लूड कर लिया आप नोट्स पे फटाफट जल्दी से क्विक ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही पार्ट है मैंने कल भी कहा था यहाँ पे टॉपिक फिजिक्स से पढ़ा हुआ आप कभी आगे फिजिक्स से नोट्स देखिएगा बिल्कुल ऐसे ग्राफ आपको बनवाए होंगे यहाँ पे ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगी सीधी रेखा बनेगी उसका स्लोप जो होगा वो एच होगा दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट और उसका जो इंटरसेप्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा वो वर्क फंक्शन होगा ठीक है जो इसका इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव आएगा और वो क्या होगा वर्क फंक्शन डब्ल्यू ये जो एच नहीं होता है इसको वर्क फंक्शन कहते हैं ना कार्यफलन जो होता है इसके स्लोप के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ इनको समझने वाली चीजें हैं एक भी चीज रटने की नहीं है इसमें ना कुछ याद करना है समझना है ये मैंने फिजिक्स में देखा है बहुत बार ये टॉपिक ही फिजिक्स का है, सही बात तो ये है बस हमें इसका थोड़ा सा यूज करके इसको आज फाइनल कर देना है। आज हम डिफरेंट मॉडल्स के अंदर एंटर कर जाएंगे जो अटॉमिक मॉडल्स हैं इसमें थॉमसन रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल करने के बाद फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल फिर जाके चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा अभी भी चीजें रहती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो रह ही गई हैं अभी तो ये ग्राफ की सबको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और जितने भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स हैं देखो दो ही फॉर्मुले से सारे न्यूमेरिकल होंगे एक तो डब्ल्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट जिसको मैंने आज भी लिख कर दिखाया था आपके सामने एक तो ये वाला फॉर्मूला सब अच्छे से लर्न कर लें और एक ये वाला फॉर्मूला गर्ल्स किसी को फॉर्मूला नहीं एक ये फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूले पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए
जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे, चाहे फिजिक्स के बने चाहे केमिस्ट्री के बने, दोनों फॉर्मूला से बनते हैं। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं इसके अंदर। कुछ कहना मेरे से बताइए, बोलिए। उसका स्लोप क्या है, इसका इंटरसेप्ट क्या है, सबको अच्छे से क्लियर, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगले स्टेप पे आते हैं, देखो उसके बाद अब इसको हटा दें, देखो यहाँ से। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक बात और इंपॉर्टेंट है, इसको भी फाइनल कर देते हैं। देखिए अब सब देखो अटेंशन पे करना, अब सब देखो अटेंटिव हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। देखिए जैसे हम कल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहे थे, हमने एक ट्यूब इस तरह से इस्तेमाल की थी, आपको याद होगा। ये हमारी मेटल थी, और यहाँ पे हमने बैटरी लगा रखी थी, एक हाई वोल्टेज बैटरी, लाइक इस तरह से। तो लिखिएगा नहीं बिल्कुल भी, हम यहाँ पे ध्यान दो। सब देखो अटेंशन पे करें, हमारा चीज समझ नहीं आई। यहाँ से हम लाइट डाल रहे थे, और लाइट डालने के बाद यहाँ से क्या निकले थे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या थी, उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच सके और करंट प्रोड्यूस हो सके। इसके लिए हमने नीचे क्या लगा ली थी, एक बैटरी। बैटरी का रीजन यहाँ पे यही था कि इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी क्रिएट हो, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। और वो जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे, एक पूरा सर्किट तैयार हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू कर देंगे और करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। बस कौन सी बात है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस था। अब देखो सब बच्चे सुनना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, देखो सब अटेंशन पे करना। इस टाइम जो बैटरी है ना, ये बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी है, बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी। बताओ हाई वोल्टेज की बैटरी से क्या हुआ, इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, चाहे वो बेकार से बेकार है, जिनके पास थोड़ी सी भी काइनेटिक एनर्जी है, वो भी बड़े आराम से यहाँ पहुंच जाएंगे। समझ पा रहे हो, कि बैटरी कैसी है, हाई वोल्टेज बैटरी। इस बात पे गौर करना, हाई वोल्टेज की बैटरी है, इतनी हाई वोल्टेज की बैटरी है, चाहे इलेक्ट्रॉन बेकार से बेकार हो, मैं कह रहा हूँ बेकार से बेकार हो, वो भी यहाँ से यहाँ पहुंच गए। जिसके पास बहुत थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी, वो भी यहाँ से यहाँ पहुंच गए। अब देखो हमने क्या करा, थोड़ी सी बैटरी की वोल्टेज कम कर दी। बताओ कम करने से क्या हुआ, अब उससे क्या होगा, रिजल्ट पे आओ सीधे। थोड़ी सी बैटरी की वोल्टेज कम करने से क्या हुआ, सही कह रहे हैं, अब कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पाएंगे, उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। जो बहुत ही बेकार इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच नहीं पाएंगे, उनको यहाँ पहुंचने में प्रॉब्लम आएगी। जब वो यहाँ पहुंच नहीं पाएंगे तो करंट क्या हो गया, करंट पहले से क्या हो गया, करंट पहले से कम हो गया। इसको समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने बैटरी की वोल्टेज कम कर दी। अब बैटरी की वोल्टेज इतनी ज्यादा नहीं है कि सब इलेक्ट्रॉन पहुंच सके, 100% करंट पहले से कम हो गया। पक्की बात, हमने थोड़ी सी वोल्टेज और कम कर दी, इससे क्या हुआ, करंट और भी कम हो गया। फिर हमने वोल्टेज और कम कर दी, करंट और भी कम हो गया। बोलो, फिर हमने वोल्टेज कम की तो करंट और भी कम हो गया। ऐसे करते करते देखो, अब सुनो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं, हमने इस बैटरी के ना कनेक्शन उल्टे कर दिए। उल्टे करने का मतलब है, देखो ध्यान दो, जो बैटरी का पॉजिटिव वाला पार्ट था उसको यहां जोड़ दिया, निगेटिव वाले पार्ट को यहां जोड़ दिया। ये बैटरी हमने उल्टी लगा दी। अब समझ पा रहे हो आप, कनेक्शन उल्टे कर दिए। इस टाइम ये कैसा बन गया, माइनस बन गया। अब ये माइनस बन गया, बताओ माइनस बनने से क्या होगा, जिनके पास काइनेटिक एनर्जी कम थी अभी भी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जिनके पास अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी थी, वो अभी भी यहां पहुंच सकते हैं। इस बात को समझ पा रहे हो, वो रिपल्शन की परवाह नहीं करेंगे, उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो रिपल्शन के अगेंस्ट काम करते हुए यहां पहुंच जाएंगे। क्लियर, हमने थोड़ा इसको और नेगेटिव बना दिया, और नेगेटिव बनाने से क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जिनके पास अभी भी बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, वो भी पहुंच जाएंगे, वो अभी भी पहुंच सकते हैं। फिर हमने इसको और नेगेटिव बना दिया, फिर पहुंचने में दिक्कत आएगी। ऐसे करते करते एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, जिस पोटेंशियल पे ना, जो हमारा मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, सबसे अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन, वो भी पहुंचने से मना कर देगा। बात पे गौर करना, पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पोटेंशियल आएगा, जो हमारा मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, वो भी पहुंचने से मना कर देगा। वो भी ऐसे जाएगा और घूम के यहां से वापस आ जाएगा। वहां पे करंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो। देखो अब सुनो, वो जो पोटेंशियल था जिसपे करंट की वैल्यू जीरो बनी, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल।
क्या कहते हैं इसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल। पता स्टॉपिंग पोटेंशियल ने क्या कर दिया? स्टॉपिंग पोटेंशियल ने हमारे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, सबसे अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। जो हमारी क्लास का टॉपर बच्चा था उसको भी रोक दिया। जैसे मान लीजिए, 1 मिनट जरा ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पे कोई टेस्ट होता है। टेस्ट ना बहुत ही आसान था, इतना लोअर लेवल का टेस्ट था कि आप सब उसको बड़े आराम से पास कर लेंगे, सारे क्वालिफाई हो गए। तो टेस्ट के ऊपर अप कर देते हैं। अप करने से क्या होगा? कुछ बच्चे फेल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, आप में से 5-6 बच्चे रुक गए। थोड़ा पेपर का लेवल और अप कर देते हैं, 5-6 बच्चे और रुक गए। फिर और अप कर देते हैं, 5-6 बच्चे और रुक गए। ऐसे करते कि पेपर इतना टफ बनाते हैं कि जो टॉपर बच्चा होगा ना वही फेल हो जाएगा। एग्जैक्टली यहां पर हुआ। जैसे ही हमने बैटरी का टर्मिनल उल्टा करा, इसको माइनस बनाया, इलेक्ट्रॉन अभी भी पहुंच रहे थे, ऐसा नहीं है। पेपर टफ करने के बाद बच्चे उसे कर तो रहे थे, लेकिन पेपर को हमने इतना टफ कर दिया, टफेस्ट लेवल कर दिया, तो वो भी पहुंचने से मना कर देगा। इसका मतलब अब करंट की वैल्यू 0 बन जाएगी। उस पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं स्टॉप। जिस पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन ने पहुंचना बंद कर दिया, वो रुक गए और करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। आ रही है बस समझ? इसका नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी को लिखिएगा नहीं। आपको एक बात पता हो, शायद ये फिजिक्स में आती है। अगर हम इस पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, बताओ ये क्या बन जाएगा? पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करने से क्या बनता है? एनर्जी या ऊर्जा बन जाएगी। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है क्यूबी। हमें नहीं पढ़ा, ये फिजिक्स में है। एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, ये एनर्जी है इस टाइम। अगर आपने कभी पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करा तो गारंटी से एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बन जाएगी। और पता है इस ऊर्जा ने क्या किया? हमारे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोका है। और मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी थी? बोलो। उसके पास थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो इसका मतलब दोनों चीजें क्या हो गई? इक्वल हो गई। देखो आप, देखो फॉर्मूला बन गया। देखो आप ना थ्योरी समझ नहीं पा रहे कई लोग, यार मत करिए ना ऐसे, अभी इतनी गर्मी नहीं हो रही है, आराम से सुनो पहले ध्यान से। तो चला लीजिए इसको, इस फैन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, सारा हम सुनने का तो है, अगर नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल ने हमारे मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को रोका है। सबसे मेन बात ये है, पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई करके एनर्जी आती है, ऊर्जा। और उस एनर्जी ने जो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन था उस तक को रोक दिया। इसका मतलब ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। देखो ये एक न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला बन गया, इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन सीखी थी ना, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, आपको याद हो? वो भी कौन से वाली थी? मैक्सिमम। अब हम चाहे तो यहाँ पे इसको रख सकते हैं, हम चाहे तो इसको यहाँ पे रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। हम यहाँ पे क्यूबी नोट को भी रख सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आया। तो आप एक काम कीजिए, इसको नोट करिए, फिर मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करता हूं। नोट कीजिए इसको फटाफट। तो डिफाइन करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। डिफाइन करें, जल्दी से बनाइए इसको क्विक। लिखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन। द पोटेंशियल, द पोटेंशियल विच स्टॉप्स, द पोटेंशियल विच स्टॉप्स द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, the potential which stops
The most energetic electrons to reach at electrode. Energetic electron to reach at electrode. The potential which stops the most energetic electron to reach at electrode is called stopping potential. Is called stopping potential. This potential makes the electric current zero. This potential makes the electric current zero. This potential makes the electric current zero. ये पोटेंशियल क्या करता है? करंट को जीरो बना देता है. दिस पोटेंशियल मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट जीरो. इस पोटेंशियल की सबसे खास बात है, ये इलेक्ट्रॉन को रोक जाने नहीं देगा, रोक लेगा उनको. करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो बन जाएगी. ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है. और ये इसको निकालने का फॉर्मूला, अगर आपको कभी वी नॉट निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. लीजिए हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये एस्पेक्ट पूरा हो गया. ठीक है, अब देखिए ना, सुनिए, देखिए इसको फाइनल करने जा रहे हैं. वैसा पोटेंशियल पे करिए. देखो आपने चीज नोटिस करी, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, उसको एक्सप्लेन करने में हमें क्या लगाना पड़ा? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. अगर आप ध्यान से देखें, प्लैंक थ्योरी का इस्तेमाल करना पड़ा. हम कल से यही पढ़ रहे हैं कि क्लासिकल थ्योरी कहां कहां फेल होती थी. जैसे कल आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वहां भी क्लासिकल थ्योरी काम नहीं कर रही थी. आज इस टॉपिक के अंदर भी काम नहीं कर रही है. और इन दोनों आर्टिकल्स को समझाने के लिए हमें क्या यूज करनी पड़ी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक की क्वांटम थ्योरी इस्तेमाल हुई. ठीक है, अब देखो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया. एक और देखो, आपके लिए बहुत काम की बात है. एक मिनट में आपको प्लैंक थ्योरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं. देखो जब हम प्लैंक थ्योरी की बात करते हैं ना, प्लैंक थ्योरी ये बोलती है कि रेडिएशंस कैसे होते हैं? डिसकंटिन्यूअस. देखो रेडिएशन को डिसकंटिन्यूअस मानती है प्लैंक थ्योरी. अगर आप ध्यान से देखें, इसमें डॉट डॉट्स बन रहे हैं. आपको याद होगा ये एनर्जी के बंडल्स थे. पता है, ये एनर्जी के बंडल्स बनने का मतलब ये है कि प्लैंक की थ्योरी ना कहीं इस बात को इंडिकेट कर रही है कि लाइट की पार्टिकल नेचर होती है. क्या हिंट कर रही है? लाइट की पार्टिकल नेचर. अभी को लिखेगा नहीं बिल्कुल भी. दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है. प्लैंक की थ्योरी ये भी कहती है कि एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ऑन द फ्रीक्वेंसी. बताओ फ्रीक्वेंसी किसका कैरेक्टर होता है? वेव का. फ्रीक्वेंसी पार्टिकल में नहीं है, फ्रीक्वेंसी वेव में. देखो बात को समझने की कोशिश करना. प्लैंक की एक बात तो ये शो कर रही है कि लाइट की पार्टिकल नेचर है, और दूसरी बात ये शो कर रही है कि लाइट की वेव नेचर है. पता है इससे क्या पता लगता है? कि लाइट की डुअल नेचर है. हम कहेंगे लाइट की डुअल नेचर. डुअल का मतलब क्या हुआ? दोनों प्रकृति, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. देखो ये कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया. ये थ्योरी हमें बता रही है कि लाइट की डुअल नेचर. अब आगे से हमें पार्टिकल या वेव नेचर नहीं कहना, डुअल, जिसको हिंदी में द्वैतीय प्रकृति बोलते हैं. वो कण भी है और वो तरंग भी है. देखो उसका प्रूफ आपके सामने. लाइट का इस तरह से आना पार्टिकल होने का इंडिकेशन. एनर्जी का फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करना वेव का इंडिकेशन. ये वेव की प्रॉपर्टी, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी. इसका मतलब वेव वाले कैरेक्टर्स भी हैं और पार्टिकल वाले कैरेक्टर भी हैं. तो हम क्या कहेंगे? उसका डुअल कैरेक्टर है, उसका डबल रोल है, उसकी द्वैतीय प्रकृति है. इसका मतलब ये होगा. लिखो एक इंपॉर्टेंट लाइन, लिखिए द अबव डिस्कशन concludes. The above discussion concludes. The above discussion concludes. The above discussion concludes. Radiations have dual nature. The above discussion concludes. Radiations have dual nature. इसको हिंदी में द्वैतीय प्रकृति बोलते हैं. दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव. वहां से रेडिएशंस हैव डुअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज वेव. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ. अब देखो हमने सारी थ्योरी फाइनल कर दी. क्लासिकल थ्योरी में क्या कमियां थी पता लग गई, और क्लासिकल थ्योरी की प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे किया. देखो हमारा टॉपिक खत्म हो गया टिल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. इसके बाद हम नया आर्टिकल स्टार्ट करेंगे. अभी दिखाना आपकी बुक.
देखो मैंने आपको पहले ही बोला था ये बुक परचेज करनी है। अब आप लोग बुक खरीदते ही नहीं ना, आपको प्रैक्टिस होती है, तो इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, बहुत इंप्रूवमेंट नहीं होता। देखो इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम चले ना, देखो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो गए, ये आपका होमवर्क रहेगा। अभी हम नई थ्योरी कर रहे हैं इसका। देखो इस बुक पे जो क्वेश्चन गिवन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड, ये 63 से स्टार्ट होते हैं। 63 से लेके ना, आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 72, इधर सही इधर सही इधर से, क्वेश्चन नंबर 72 देखो, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ये सारे आपके होमवर्क में, आप इन्हें कीजिए। अगर इनको अच्छे से कर लेंगे ना, तो फिजिक्स बुक के भी सारे क्वेश्चन कर देंगे। 63 से लेके 72, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके सारे क्वेश्चन भी हो गए। अब थ्योरी करेंगे, मतलब प्रॉब्लम करेंगे तो आपसे हो ही जाएंगे। और जैसे हमारा कल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हुआ, सॉरी पर्टिकुलरली प्लैंक्स थ्योरी, देखो प्लैंक थ्योरी कौन कौन सी एप्लीकेशन है। अगर हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करें तो उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो दिखाते हैं आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। एक तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ ही है। देखिए प्लैंक्स थ्योरी पे कोई प्योर क्वेश्चन तो नहीं है, बीच बीच में यूजेस तो बहुत सारे मिलेंगे। चलिए लिखिए नेक्स्ट हेडिंग है इसके बाद हमारा, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हेडिंग इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर कैसी थी। टॉपिक इज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला हेडिंग है इसमें पार्टिकल नेचर। देखो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर कैसे है, पहले हम इसको प्रूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल, एक कण है, तो लिखिएगा हेडिंग पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, देखो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव होती है। देखो हमें छोटा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ध्यान देना। हम क्या करते हैं, यहां से ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहे हैं, इसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन गन। एक ऐसी चीज हो जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, ठीक है, सब सुनिएगा। और इलेक्ट्रॉन आके ना यहाँ पे टकराएंगे, और यहाँ पे हम ले लेंगे एक फोटोग्राफिक प्लेट, इसको फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं। ये इस तरह की प्लेट होती है, अगर इस पे आके कुछ चीज टकरा गई ना, तो उसका वहां पे स्पॉट बन जाएगा, निशान पड़ जाएगा। ये जो प्लेट है ना बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव है, जरा सी कोई चीज आके टकराएगी एकदम वहां पे स्पॉट बन जाएगा, चिन्ह बन जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। अब सुनिए क्या होता है, हमने इलेक्ट्रॉन गन ली, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, और वो आके यहाँ टकराए। जब आके टकराए ना, देखो यहाँ पे एक स्पॉट बन गया, देखो ये स्पॉट बन गया। इस स्पॉट को हम सेंटिलेशन कहते हैं, इसको हिंदी में आप चमक कह सकते हो, ऐसे कुछ। इसका नाम होता है सेंटिलेशन। ये सेंटिलेशन एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, जो स्पोर्ट यहां बना ना, वो फैलता नहीं है, वो स्प्रेड नहीं होता, वो स्पोर्ट एक जगह फिक्स है। दैट इज इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट ना एक जगह फिक्स है, फिक्स, वो फैल नहीं रहा। किसी को पता अगर कुछ फिक्स है तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल की। देखो पता वेव की खास बात है, वेव ना फैलती है, स्प्रेड होती है, वेव एक प्लेस से फिक्स नहीं रहती। देखो ये एक प्लेस से फिक्स है, एक डॉट बन गया, बस वहीं बना और कहीं नहीं बना, ये फैल नहीं रहा है। इसका एक जगह डॉट बनने का मतलब है ये लोकलाइज है, लोकलाइज फिक्स है। और फिक्स होना किसकी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल। जैसे कोई आपसे आर्गूमेंट करे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, प्रूव करो, सिद्ध करो, तो सिद्ध हो गया। इसका नाम है सेंटिलेशन एक्सपेरिमेंट। जो हमारा सेंटिलेशन एक्सपेरिमेंट है, ये इस बात को प्रूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। सोच के देखो ना, पार्टिकल हमेशा एक प्लेस से, जैसे आप लोग बैठे हैं, आप इसमें एक पार्टिकल, ये आप फिक्स है। देखो ये फैन घूम रहा है, ये पार्टिकल नहीं, इसके अंदर पार्टिकल करेक्टर कम हो गया, ऐसे कुछ भी करें। अगर आपको कोई चीज फिक्स दिखाई देती है, जैसे मान लो ये बोर्ड फिक्स है, चेयर फिक्स है, तो ये सब क्या है, पार्टिकल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये फैल नहीं रहा है, तो ये पार्टिकल होने का इंडिकेशन है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। इसको सेंटिलेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं हम लोग।
लाइए इसको पढ़ा। का नाम है सेंटिनेशन एक्सपेरिमेंट। फोटोग्राफिक प्लेट। इसका नाम है फोटोग्राफिक प्लेट। इस प्लेट की ये क्वालिटी है, अगर लाइट के कांटेक्ट में आ गई तो उस पे स्पॉट बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन, scintillation experiment confirms. Scintillation experiment confirms. Scintillation experiment confirms. Electron has particle nature. इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति होती है। इसका मीनिंग ये हुआ, scintillation experiment confirms इलेक्ट्रॉन हैज पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन की कण प्रकृति होती है। ये इसका स्ट्रेट मीनिंग है। तो इसको बोलते हैं हम लोग द इंडिकेशन ऑफ पार्टिकल नेचर। अब देखिए आपको सिखाते हैं वेव नेचर। अब देखो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है, ये कैसे पता लगता है, सब ध्यान दीजिएगा। देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक फेमस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने कभी नाम सुना होगा, फिजिक्स में आता है, बड़ा फेमस थिंग है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। आपने कभी सुना हो, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है, इन दोनों को तो नोबेल प्राइज तक मिला। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब कभी देखना बुक्स में बहुत एमसीक्यू होते हैं इनके ऊपर, फिजिक्स बुक में मिलेंगे सारे क्वेश्चन आप। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। देखो ये दो फिजिसिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, ध्यान देना। इन्होंने निकल निकल मेटल, और निकल मेटल के ऊपर क्या किया, जैसे मान लो ये निकल मेटल, इसके ऊपर ना इलेक्ट्रोन्स को डाला। ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स को डाला इस तरह से, और फिर क्या किया, जो यहां से वेव्स निकली ना, इलेक्ट्रॉन डालने के बाद यहां से रेज निकली, उनका ना, उनका पैटर्न स्टडी किया। और जो उनका पैटर्न बन के आता है ना, देखो एक वर्ड बोलूंगा फिजिक्स का, उनका डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है, डिफ्रैक्शन। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, विवर्तन कहते हैं। देखो ऐसे डिफ्रैक्शन पैटर्न आ, उसे निकल क्रिस्टल लिया, निकल क्रिस्टल पे इलेक्ट्रॉन्स को डाला, और डालने के बाद पैटर्न स्टडी किया, इस तरह का पैटर्न आ, इसको डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं, डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी किसकी होती है, वेव की होती है। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बना, इस बात का इंडिकेशन था कि इलेक्ट्रॉन की नेचर कैसी है, वेव नेचर। देखो मुझे बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, मेरी फील्ड में नहीं आता ना, कि या फिजिक्स बुक से पढ़ो, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एंड जर्मर ने इस बात को प्रूव किया था कि इलेक्ट्रॉन की ना वेव नेचर होती है। देखो आप, भाई डिफ्रैक्शन होना ही प्रॉपर्टी वेव की है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, डिफ्रैक्शन कभी पार्टिकल में नहीं होता। तो ये डिफ्रैक्शन जो हो रहा है ना, ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर। ये बस आपको एक्सपेरिमेंट का नाम ध्यान रखना पड़ेगा, ये काम आएगा आपको। और एक बात और सुनो, देखो अब यहां से फिर रिजल्ट निकाले। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया सिंटिलेशन, उसने क्या प्रूव किया, पार्टिकल नेचर। अभी ये एक्सपेरिमेंट किया, इससे क्या प्रूव किया, वेव नेचर। तो क्या रिजल्ट निकल के आया, इलेक्ट्रॉन हैज डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन की द्वैती प्रकृति है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक पार्टिकल ही नहीं है, वेव भी है। वो कहीं पे वेव है, कहीं पे पार्टिकल है, लेकिन वो दोनों काम कर सकता है। ये बात भी यहां से प्रूव होती है, नोट करो इसको, पढ़ा। अच्छा बातें नहीं, पार्टिकल नेचर ही प्रूव हो रही है, वेव नेचर ही प्रूव हो रही है। एक एक्सपेरिमेंट पार्टिकल होने को इंडिकेट कर रहा है, और एक वेव होने को इंडिकेट कर रहा है। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है ये, फिजिक्स में आता है ये। मुझे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न में मिल रहा है ना, ये वेव होने का इंडिकेशन, तो पार्टिकल एज वेल एज वेव, पार्टिकल एज वेल एज वेव।
डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये फिजिक्स बुक में एमसीक्यू है, अब जाके देखो बहुत क्वेश्चंस होते हैं इससे। फंडामेंटल तो पढ़ना पड़ेगा ना ये वाला। देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखे, द अबव एक्सपेरिमेंट्स, the above experiments conclude, the above experiments conclude like light, light, electron also has dual nature. Like light, electron also has dual nature. मतलब लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन की भी डुअल नेचर होती है. The above experiments conclude like light, electron also has dual nature. That is particle as well as wave. और ये छोटे एमसीक्यूज आते हैं कंपटीशन के अंदर. सेंटिलेशन एक्सपेरिमेंट, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये सब वर्ड सबको पता होने चाहिए. बहुत क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर. ये भी फाइनल हो गया. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसके पास. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ. डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, शायद इस बार भी प्रॉब्लम थी इसके ऊपर. टॉपिक नेम इसको लेगा डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट. इसको हिंदी में कहते हैं डी ब्रोगली की अवधारणा. इसको हिंदी में कहते हैं डी ब्रोगली की अवधारणा. नाम है डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट. ये भी एक फिजिसिस्ट का नाम है. देखो अब डी ब्रोगली ने क्या कहा. देखो सब ध्यान दें. देखो अभी हमने प्रूव किया, अब दिखना नहीं है किसी को, लाइट की डुअल नेचर. हमने ये प्रूव किया कि लाइट की डुअल नेचर है, बोलना नहीं किसी को भी. और अभी हमने ये भी प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन की भी डुअल नेचर है. देखो दोनों की डुअल नेचर आ गई. अब उसने महसूस किया कि भाई लाइट की भी डुअल नेचर, इलेक्ट्रॉन की भी डुअल नेचर, तो उसने एक बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट दी. उसने ये कहा एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज डुअल नेचर. देखो अभी लिखना नहीं किसी को. उसका स्टेटमेंट ये था एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज डुअल नेचर. इसका मतलब ये होता है अगर कोई भी चीज मोशन में है, अगर कोई चीज चल रही है ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे ट्रक हो, कुछ भी हो, अगर कोई चीज चल रही है तो उसमें डुअल नेचर. अभी देखना हम इसको प्रूव भी करेंगे. मान लो ये फैन चल रहा है तो उसमें डुअल नेचर. जो भी चीज लगातार चल रही है ना, सीधी सी बात है, उसमें डुअल नेचर. ये बात डी ब्रोगली ने कही. अब देखो डी ब्रोगली की इस बात को चेक करा जाए. ये डी ब्रोगली का स्टेटमेंट बोला जाता है, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है. उसने हर एक के बारे में कह दिया, हर एक कोई भी चीज, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कुछ भी चले बस मोशन में होना चाहिए तो उसकी डुअल नेचर हो. देखो मैं आपको ये चीज थोड़ी समझाता हूँ. देखो थ्योरी में कैसे डुअल नेचर हो. चलो हम इस फैन से शुरुआत करते हैं. देखो पता है ये फैन लगातार चल. पहली बात, इस फैन के अंदर मास है. मास कुछ ना कुछ इसमें द्रव्यमान तो होगा ना, कोई तो इसका मास होगा. 10 किलो, 20 किलो, कुछ तो इसका वेट है. अब बताओ मास किसकी प्रॉपर्टी है, द्रव्यमान किस में होता है, पार्टिकल में होता है. देखो ये पार्टिकल होने का इंडिकेशन. जब मास है तो पार्टिकल में. और दूसरी बात, ये लगातार चल रहा है, ये डीलोकलाइज हो रहा है, एक जगह फिक्स ही नहीं, बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. बार बार पोजीशन चेंज करना किसका इंडिकेशन होता है, वेव का. देखो समझो आप, एक बात इसके अंदर ऐसी है जो पार्टिकल होने को इंडिकेट कर रही है, और एक चीज ऐसी है जो वेव होने को इंडिकेट कर रही है. इसका मतलब इसकी नेचर कैसी है, क्या कहेंगे, डुअल है. देखो साफ दिख रहा है डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव. देखिए ये पार्टिकल वाली बात भी कर रहा है, वेव वाली बात भी कर रहा है. आप इसे कहीं भी लगा दो. कोई चीज, मान लो एक स्कूटर ही चल रहा हो, एक स्कूटर है, मोशन में है. जब वो मोशन में है तो 100% वेव है. और स्कूटर का मास होता है, सबको पता है, स्कूटर का वेट है. तो 100% नेचर कैसी है, डुअल नेचर. तो ये बात डी ब्रोगली ने कही थी, हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट शर्त मूविंग होना चाहिए. अगर ये मोशन नहीं है ना तो रुक जाएगा. रुकने से वेव नहीं मानेंगे, सिर्फ क्या मानेंगे, पार्टिकल मानेंगे. तो इसको बोलते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली की अवधारणा. अभी लिखेगा नहीं कोई बच्चा. अब देखो मैं यहां से ना एक फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, इसको तो हटा देते हैं. ये स्टेटमेंट बाद में लिख लेंगे, अभी टाइम नहीं है आपको लिखने का.
अब देखो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना रहा हूँ, बहुत काम की क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके लिए। सब देखो टेंशन में नहीं। हम एक काम करते हैं, हमने एक फोटोन के लिए काम करते हैं। एक फोटोन, फोटोन याद है ना, कल सीखा था हमने। क्या होते हैं फोटोन? एनर्जी के बंडल्स, ऊर्जा के बंडल। किस में होते हैं ये? लाइट के अंदर होते हैं। देखो अगर एक फोटोन है, अगर हम फोटोन की एनर्जी निकालें, उसके मास के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी आई? इज टू एमसी स्क्वायर। ये एनर्जी आती है मास के कोरस्पॉन्डिंग, द्रव्यमान के संगत। और एक एनर्जी आती है वेग के कोरस्पॉन्डिंग, इज टू एच न्यू। देखो दो तरह से एनर्जी निकल सकती है, इज टू एमसी स्क्वायर, इज टू एच न्यू। इज टू एमसी स्क्वायर पार्टिकल नेचर के बेसिस पे, ये पार्टिकल नेचर की वजह से। और जो नीचे वाली एनर्जी है वो किसकी वजह से? वो वेव की वजह से। अब दोनों नेचर है वहां पर, वो पार्टिकल भी है, वेव भी है। अब दोनों एनर्जी रहेंगी इक्वली, वो कभी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है, कभी इसमें कन्वर्ट, तो रहेंगे दोनों एनर्जी बराबर ही। एमसी स्क्वायर क्या है? एच न्यू के इक्वल। बोलो आ रहा है कुछ समझ? भाई कभी वो पार्टिकल है, कभी वो वेव है, दोनों दोनों एनर्जी रहेंगी बराबर ही। न्यू को हम तोड़ लेते हैं, सी बाय लैम्डा। एक सीधे सी कैंसिल भी कर देते हैं, ये लोग कैंसिल कर दिए। और यहां से इक्वेशन बन के आई लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी। ये हमने इक्वेशन बनानी। अच्छा सी यहां पर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। हम बात कर रहे थे फोटोन की। फोटोन की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट होती है। अब जरूरी नहीं हम फोटोन के लिए पढ़ रहे हो, अगर हम इसको जनरलाइज कर दें, इसको ना जनरलाइज कर दो, सबके लिए बन जाएगी इक्वेशन। तो आप सी को यहां से हटा दो, क्या लगा दो यहाँ पे? वी। देखो ये जो आपके पास फाइनल इक्वेशन बन के आती है, इसका नाम है डी ब्रोगलीज इक्वेशन। डी ब्रोगली की समीकरण बोलते हैं, बड़ी फेमस इक्वेशन है, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, इस बार भी प्रॉब्लम थी इसकी। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अभी लिखना नहीं, देखो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और है, इसको महसूस कीजिएगा। देखो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। आपको पता है एम वी को हम क्या लिख सकते हैं? एम इंटू वी क्या होता है? मोमेंटम है, इसको संवेग कहते हैं। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं। आपको पता है वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की। ये वेव होने का इंडिकेशन। और मोमेंटम किसका इंडिकेशन है? पार्टिकल। देखो ये पार्टिकल को हिंट करता है, ये पार्टिकल नेचर को हिंट कर रहा है और ये वेव नेचर को हिंट कर रहा है। देखो इससे एक बात वो क्लियर हो गई कि दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स, विरुद्ध तरफ। अगर किसी के पास पार्टिकल नेचर ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली वेव नेचर कम होगी। जिसके पास पार्टिकल नेचर कम होगी, ऑटोमेटिकली वेव नेचर ज्यादा होगी। देखो रिलेशनशिप इनवर्स है। ये साफ हिंट कर रहा है कि लैम्डा का पी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। और जो इनका प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट है, कितना है वो? एच। ये बहुत काम की इक्वेशन है, बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इसके। आप पहले इतना लिखो, अब इसको और एक्सटेंड करेंगे। इसको डी ब्रोगलीज इक्वेशन बोलते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एमवी। एमवी यहाँ मोमेंटम है, संवेग जिसे कहते हैं। और ये साफ हिंट कर रहा है कि तरंग प्रकृति और कण प्रकृति, दे हैव इनवर्स रिलेशनशिप। जहां पे कण प्रकृति ज्यादा होती है, कण प्रकृति ऑटोमेटिकली कम होगी। जहां पे कण प्रॉपर्टी कम होगी, वहां पे तरंग प्रकृति ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। लेकिन होंगे दोनों, रिलेशनशिप आपस में इनवर्स। इस इक्वेशन को बोलते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन, बहुत ही काम की इक्वेशन।
बहुत न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अब देखिए एक चीज और सुनिए, देखिए थोड़ा सा इस इक्वेशन में हम चेंज करते हैं। देखो हम इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं। एक तो ये इक्वेशन लर्न करने में इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी की है। और देखो इसको हल्का सा चेंज कर रहे हैं, सब ध्यान देना। देखो अभी हमने एक चीज सीखी है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अब सब बच्चे यहाँ पर देखें। देखो हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। जो गतिज ऊर्जा होती है, ये उसका वेल नोन फॉर्मूला है। अब एक काम करिए, दोनों साइड ना एम से मल्टीप्लाई कर दो। एम, आपने दोनों साइड एम से मल्टीप्लाई किया, और जैसी एम से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर, जो गया एम इंटू काइनेटिक एनर्जी। इधर आके टू से मल्टीप्लाई कर दी, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई टू एम के ई। टू एम के ई एम स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। और अगर आप एम वी निकालना चाहते हैं तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर रूट करने के बाद ये बन जाएगा टू एम के। देखो ये हमारे पास एम वी आ गया। इससे ये फायदा हुआ, अब हम यहां से इसको हटा सकते हैं। एक और इक्वेशन बन गई, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ई। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, तब लगाइएगा जब आपके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट पॉसिबल, ये भी डी ब्रोगलीज इक्वेशन है, इसका नाम भी डी ब्रोगली इक्वेशन ही है, ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है। अब एक साथ लिखते हैं। एक बात और है, देखो मैं यहां से इसको हटा सकता हूं, एक तरीका और है इसको हटाने का, ध्यान दें। देखो आपसे एक एलिमेंट्री से फिजिक्स पूछेंगे तभी पता लगेगा इसको कैसे हटाए। ये मेरे पास एक चार्जफुल बॉडी है, इस पे आवेश है, आवेश चार्ज, और ये रेस्ट पे है, रेस्ट। रेस्ट आप जानते ही है, भी चल नहीं रही है, ऐसी बैठी है ये। बताओ चार्ज कैसे चलेगा, क्या करना पड़ता है इसके लिए। कहीं पे चार्ज रखा हुआ है, वो चल नहीं रहा है, इसको चलाएं कैसे, क्या करना चाहिए। सही कह रहे हैं, इस पे अप्लाई कर दो पोटेंशियल। आप जैसे ही यहां पोटेंशियल लगाएंगे, इसको पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में कहते हैं ना, विभवांतर। यहाँ पे वोल्टेज लगा दो, जैसे आप इसको वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, चलना शुरू कर देंगे। चार्ज चलता ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, विभवांतर की वजह से। अगर वोल्टेज नहीं है तो चार्ज चलेगा ही नहीं। और जैसे ही आपने इसको वी वोल्टेज दी ना, अभी चलना शुरू कर देगा। इसमें आ गई काइनेटिक एनर्जी। पता वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्यू वी। कितनी होगी, क्यू वी। देखो ये फॉर्मूला बन गया, क्यू इंटू वी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब देखो हम क्या करेंगे, अब देखो हम क्या करेंगे, यहां से काइनेटिक एनर्जी को हटाना है। एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, ये भी हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन है, अंडर रूट टू एम क्यू बी। देखो एक फॉर्मूला और है, अंडर रूट टू एम क्यू बी। देखो तीन तरह से बनती है डी ब्रोगली इक्वेशन, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम के ई, और लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम क्यू बी। ये तीनों इक्वेशन डी ब्रोगली इक्वेशन। क्यू यहाँ पे चार्ज है, आवेश है, और वी यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। लोग क्या इसका तीनों अगर कैसे भी न्यूमेरिकल मिल सकता है। तीन फॉर्मूले बन के आए, तीनों में से कुछ भी लग सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस क्या है।
तीनों का नाम डी ब्रोगली इक्वेशन है, डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, लेकिन लाइन वो लिखने का इसके बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए करें सर, देखिए एक इंपॉर्टेंट लाइन, दिस कॉन्सेप्ट हैज दिस कॉन्सेप्ट हैज नो सिग्निफिकेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ। दिस कॉन्सेप्ट हैज नो सिग्निफिकेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ। नो सिग्निफिकेंस इन प्रैक्टिकल लाइफ, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई महत्व नहीं है, इसका मतलब नहीं होता। अब देखो ना, मतलब समझना दीजिए। देखो डी ब्रोगली ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट की डुअल नेचर है, पार्टिकल एज वेल एज वेट। ध्यान दीजिएगा, हम मान लीजिए ट्रक चल रहा है और हम ट्रक के ऊपर ये इक्वेशन लगाते हैं। देखो ट्रक के ऊपर ये इक्वेशन लगाई नहीं जाएगी। अब सुनो क्यों नहीं लगाई जाएगी, ध्यान देना। जो ट्रक जैसा ऑब्जेक्ट है ना, वो बहुत बड़ा है, हम उसे कहते हैं मैक्रोस्कोपिक। जो ट्रक है, स्कूटर है, बाइक है, ये बहुत बड़े बड़े हैं, इन्हें कहते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। इनका ना एम बहुत ज्यादा होता है, तो लैम्डा कैसा बन जाएगा? लैम्डा बन जाएगा बहुत कम। इनका लैम्डा इतना स्मॉल है कि वो नेग्लिजिबल है, नगण्य है। वो लैम्डा कंसिडर भी नहीं हो। मान लीजिए हम इस फैन के ऊपर ये इक्वेशन लगाएं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि फैन भी मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक पे इक्वेशन नहीं लग सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक बहुत ही छोटा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, आयन, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको हम देख भी नहीं सकते। इनके मास बहुत कम होते हैं, और जब इनके मास कम होंगे ना, उनका लैम्डा ऑटोमेटिकली कैसा बन जाएगा? सिग्निफिकेंट। इनका लैम्डा ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा, इनका लैम्डा इग्नोर नहीं हो सकता। तो ये इस इक्वेशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो इसका रीजन, मैंने बोला दिस इक्वेशन is not has no significance in practical life because in practical life we face macroscopic objects. We face macroscopic objects. We face हमारा जो सामना होता है वो किससे होता है? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स which have significant mass, which have significant mass and negligible wavelength, which have significant mass and negligible wavelength, which have significant mass and negligible wavelength. समझ पा रहे हो आप? जिनका मास बहुत ज्यादा है और वेवलेंथ कैसी है? नेग्लिजिबल, नगण्य से कहते हैं। ये इक्वेशन लगाने का फायदा ही नहीं है। एक बात तो लिख लो, इट इज सक्सेसफुली एप्लीकेबल, it is successfully applicable, it is successfully applicable only for, it is successfully applicable only for microscopic objects. Is applicable only for microscopic objects. जो बहुत छोटे होते हैं उनके लिए इक्वेशन लगती है, इसका मतलब ये हो। ये टॉपिक ही हमारा पूरा होगा, दैट इज आल्सो फिनिश्ड। देखो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लिखो और इसके ऊपर बेसिक बहुत सारे क्वेश्चन बुक में है। इससे क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं आप नोट कर सकते हो, 73 से स्टार्ट होते हैं और 73 से लेके ना फिर क्वेश्चन नंबर 85, ये सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर, आप खुद करके दिखाइएगा। पीछे कौन गाने गा रहा है?
चलिए क्वेश्चन लिखे सब में। देखो आपने, आप देखिए सुनिए, फंडामेंटल तो हमने पढ़ ही लिया, इसके ऑप्शन लिखवाने का कोई फायदा नहीं है। आप सब मेरे को ना लैम्डा और पी के बीच में ग्राफ बना के दिखाएंगे। मैं ग्राफ चेक करने आ रहा हूँ वन बाय वन। लैम्डा वर्सेस पी, पीज मोमेंट ऑफ। चलिए ग्राफ बनाइए, कैसा ग्राफ बनेगा? तो बोलना नहीं है मैडम, प्लीज बना के दिखाओ रिटर्न में, बोलना नहीं है। अब लैम्डा और पी में ग्राफ बना के दिखाएं फटाफट। अभी देखिए रीजन पूछेंगे आपसे, इसका क्या रीजन है, इससे क्यों बनाया। हाँ लिखिएगा एक तो थ्री डी लिखेंगे, लैम्डा और पी में ग्राफ जल्दी बनाइए, ऐसा बनाएंगे। क्या सीख रहे हैं साहब, लैम्डा और पी में ग्राफ बनाइए। ये ग्राफ ऐसे क्यों बना, ऐसे ये ग्राफ ऐसे क्यों बना। मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, लाइन नहीं बना सकता। सर आपसे पूछ रहा हूँ, घेर के लगा रही है तो पता है बना तो ये सवाल से पूछ सकते हैं। सबको पता था कि ये पहले से ऐसे बनेगा, वो रीजन होगा। इतनी बार इक्वेशन क्यों लिखी जा रही है, पहले पी आ तो गया, तीन तीन चार चार बार इक्वेशन लिख रहे हैं, टाइम क्यों करें। सर आपको रीजन नहीं बता, ठीक है कितने से कर दिया, ऐसे क्यों बनाई कि वेरी गुड इज राइट है, देखो उन्होंने बता भी दी। लैम्डा और पी का रिलेशनशिप कैसा है, इनवर्स, व्युत्क्रम। और यूनिवर्स में ऐसा ही ग्राफ है, लैम्डा। सही कह रहे हैं, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग बना ही नहीं पा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा, ऐसे लोग ही बैठे हैं जो उसको मालूम नहीं था करना क्या। चलो लैम्डा और वन अपॉन पी में ग्राफ बनाकर दिखाएंगे, इसी का आवाज है बॉयस, जो करना चुपचाप काम करो, वरना मत करो, आराम से बैठ जाओ। बनाइए फटाफट, सोचिएगा। बनाइए, इससे बनाए। और इससे ही बनाए, जल्दी जल्दी जल्दी, ज्यादा पढ़ना भी होगा, इसे पता भी करते हैं ऐसी बातें। यही वैसे बनाने आता हूँ, और अपने सारे बच्चे और सब बच्चे ऐसे ही हैं। बाकी का तो आप ऐसे ही ऐसे ही बनाया अच्छा है। ये रीजन है, सही हो जाए कुछ बताओ क्या रीजन, ये रीजन नहीं पता, रीजन नहीं देखो आपने बनाया नहीं, ये बना कौन पी है, पी है इस वर्ग कौन। अब आप अपने आप से पूछिए कि लैम्डा का वन अपॉन पी से क्या रिलेशनशिप है। देखिए ये लिखा हुआ है, देखो लैम्डा और वन अपॉन पी का रिलेशनशिप डायरेक्ट एक दूसरे के समानुपाती है, और डायरेक्ट में ऐसा ग्राफ बनता है। इनको ना सीखिए, इनको याद नहीं करना होता कि इनको रट के जाएंगे हम, कंपटीशन वाले कुछ ही बनवा सकते हैं, हमें तो अप्रोच आनी चाहिए। इनवर्स वाले केस में ऐसे है, डायरेक्ट में ऐसे, ये सब डी ब्रोगली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी डी ब्रोगली का इंडिकेशन है, ये भी डी ब्रोगली का इंडिकेशन। आई बात सबको समझ, ठीक है। चलो अब एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। चलिए लिखिएगा सब। देखिए बेरिलियम आयन Be3 पॉजिटिव, Be3 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बेरिलियम आयन। बेरिलियम आयन एंड अ प्रोटोन, बेरिलियम आयन एंड अ प्रोटोन, एंड अ प्रोटोन आर एक्सेलरेटेड, आर एक्सेलरेटेड, इसको एक्सेलरेट किया हमने, हिंदी में त्वरित करना बोलते हैं। आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल, बाय द सेम पोटेंशियल। दोबारा सुन ले, बेरिलियम आयन एंड प्रोटोन are accelerated by a same potential. Full stop. The ratio of
The ratio of their de Broglie wavelengths is the ratio of their de Broglie's wavelengths is options 1:2, 1:4, 1:1 and 1:3 √3. अब आप ऑप्शन में लिखिएगा, चुपचाप क्वेश्चन करिए, ऑप्शन में लिखिए, टाइम मत वेस्ट करिए, जिसको आता है ईमानदारी से करें। पीछे का दिखना पड़ता है जैसे, क्या पीछे फिर अपने एग्जर्शन सोचते हैं ना, सोचा ही नहीं हमने, जैसे पीछे लिखा मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है, फिर आपसे क्यों करवाते? हो सकता है 1:1 आप लोग के हिसाब से, मे बी सेकंड, कुछ भी सकता है, देखा जाएगा, करके देखेंगे आपके सामने। दो लोगों ने किया सोफा क्लास में, बाकी लोग भी बताए अपना आंसर, लेकिन जो भी करेंगे मैं चेक करूंगा, अपना काम करो आप। दो लोगों ने किया अभी तक, बाकी और किसी ने आंसर नहीं दिया। दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया। आपको रेशियो निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का। वो लोगों ने आंसर निकाला सो पर किसी ने भी आंसर भी नहीं आया, सही गलत तो बात ही बात है। आज नहीं, बिल्कुल भी काम करिए सब लोग। हो गया, होगा भी नहीं ना जब ध्यान से चलता रहेगा, चीजें से काम नहीं, दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं तीन बात करके, सेकंड सेकंड में आंसर इस मनुष्य को तीन लोगों ने गिना सोचा, मेरा आंसर सेकंड आंसर का क्वेश्चन और किसी ने दिया। देखो पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे पहली बात का आंसर दो, चलो मैं ट्राई करता हूँ। आप कौन सी इक्वेशन से करना चाहते हैं? तीन हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन, आप बताओ, आप बताओ, इनसे उनको बोलने दो, मैडम कौन सी इक्वेशन लगाए यहाँ पर? लैम्डा बराबर क्या, कौन से वाली इक्वेशन, तीनों में लैम्डा बराबर ही है। मेरा क्वेश्चन क्लियर, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे पास तीन डी ब्रोगली इक्वेशन है, मैं कौन सी लगाऊं यहाँ पर, आप बताइए। एच बाई पी, उसे कैसे लगा दूंगा? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? तो आपकी इक्वेशन में पोटेंशियल आगार है, आपने लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी कर दिया, तो पी में मोमेंट पोटेंशियल कहाँ है? इसको लगाएंगे इसको, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? पोटेंशियल आ रहा है। पहली बात तो ये है, आप सुनते रहिए सुनते रहिए, इस इक्वेशन का यूज होगा, दो इक्वेशन बनाएंगे, एक तो बेरिलियम आयन के लिए और एक प्रोटॉन के लिए। चलो मैं पहले बना रहा हूँ बेरिलियम आयन, आप मत नोट करना, लैम्डा ऑफ बेरिलियम आयन, एच तो वहां कॉन्स्टेंट है, इसको मत डिस्टर्ब कीजिएगा, ये भी कांस्टेंट है, इसको मत डिस्टर्ब करना। मास, अब इसका मास चाहिए, मास, इसका द्रव्यमान चाहिए, कहां से लाए? लाइन होता है ना, वो तो मास नंबर होता है, वो मास नहीं है, इट्स अ फैक्ट, वो मास नंबर होता है। किसी को पता है इसका मास कहां से लाए? बेरिलियम का मास कहां से लाए? मैं सिखाता हूँ, इसके पास चार प्रोटॉन होते हैं और पांच न्यूट्रॉन होते हैं, सही बात तो ये है, देखो माइनस करके निकालो,
और आपको पता है प्रोटॉन का मास 1 AMU और न्यूट्रॉन का मास भी कितना होता है? 1 AMU होता है। तो पता है क्या होता है, ये दोनों मास नियरली सेम होते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि इसका मास लगभग 9 AMU है। केजी में नहीं कह रहे। देखो ये फर्स्ट चैप्टर सीखना था आपको, ये फर्स्ट चैप्टर से डेवलप होती है केमिस्ट्री, वहां सिखाई जाती है। इसका मास 9 AMU है। अगर मैं इसका केजी बनाऊं ना, केजी, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस वाले फैक्टर से। अब देखो ये सब मेरे को नहीं सिखाना, ये फर्स्ट चैप्टर की बात है, वहां से सीखना था आपको कैसे एमयू से केजी बनता है। अब वो हम सब नहीं कर रहे हैं। चक्कर क्या, हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें निकालना है रेशो। चाहे हम एमयू से केजी ना बनाए, वो फैक्टर कट जाए। तो मैं टाइम बचाने के लिए सीधा यहाँ पे 9 पुट कर रहा हूँ। एक्चुअल में 9 है नहीं, एक्चुअल में 9 नहीं है, 9 को केजी में करना चाहिए। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे पता है इक्वेशन बनेगी, वो सारे फैक्टर कट जाएंगे। मैंने 9 रख दिया यहाँ पर, देखो असली में 9 नहीं है, 9 into दिस है। उसके बाद चार्ज, बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज है? जो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतने कूलम होता है। और पोटेंशियल V है। ये लो, ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन, ये हमारी पहली समीकरण आ गई। किसके लिए? बेरिलियम आयन प्लांट। यहां से देखो आप, देखो इसी का नाम तो कॉम्पिटिशन है। नहीं नहीं, चार आपने थ्योरी लाइन लर्न कर दी, बस वो कॉम्पिटिशन है, स्टोर कॉम्पिटिशन, ये आना चाहिए। देखो एक एक चीज में कैसे रखा, वहां से एच लेकर आया, कहां से मास रखा, किसी को दिक्कत हो बोल भी दे। अब मैं ऐसी क्वेश्चन बनाऊंगा प्रोटोन के लिए। प्रोटोन के लिए कैसे बनाएंगे? प्लैंक कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा। पता है आपको प्रोटोन का मास कितना होता है? 1 AMU। देखो ये मैंने AMU में रखा, ये भी AMU में रखा। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को प्रोटोन का मास नहीं बताओ। ये सब फर्स्ट चैप्टर, देखो फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ, सारा खराब हो गया। फर्स्ट के बाद सेकंड चैप्टर ही बर्बाद होने लग गया, ऐसे थर्ड चैप्टर भी अफेक्टेड होगा। ये फैक्ट है, पूरी केमिस्ट्री कनेक्टेड है। फर्स्ट चैप्टर नहीं आया तो सेकंड कहां से आएगा? और आता कहां से? आपने फर्स्ट चैप्टर की शायद बुक भी नहीं खरीदी थी उसके अंदर। बताओ। ये है ऐसे, अब हमारा करियर स्पॉल होता है। अभी तो सिलेक्शन नहीं है, अभी सोचो, आपको डिसाइड करना है। और अभी भी बहुत सारे बच्चे बुक लेकर नहीं आए। देख लीजिए क्या होगा। ये दो इक्वेशन बन गई, अब इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। रेशो के लिए इनको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिवाइड करते हैं, एस से एच कट जाता है, ये 2 भी कट जाएगा, ये 1.6 × 10⁻19 भी कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा। देखो आप सब फैक्टर कट रहे हैं। ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में। ये कितना है? 3√3। अभी ये ऊपर जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। ये बन जाएगा लैम्डा ऑफ बेरिलियम आयन अपॉन लैम्डा ऑफ प्रोटोन इज इक्वल टू 1/3√3 एंड 1/√1। एक ही बात है, √1 को ऊपर लेके इसको नीचे ले आए। क्या आंसर आया? 1/3 ओके। शायद ऐसा ऑप्शन हमारे पास था, ऐसा ऑप्शन था, वो आंसर है। तो आप देखिए, ये आपको सीखना है। आपका लेवल इतना बने, ये प्रैक्टिस करके आएगा, निकलेंगे भी, लिखा जाएगा, रिलैक्स। लिखना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सोचो आपसे क्यों नहीं हो, आपके पास फंडामेंटल वीक थे, घर जाके इनको अप्लाई करो, ये लेवल बनाओ, तब सिलेक्शन होता है। देखो ये भी हमने इस बुक से कवर कर लिया, इसका भी होमवर्क आपको दे रहे हैं। मर्जी है नोट करना, नोट करो, एज यू लाइक। नोट करना इतनी बड़ी बात नहीं, मैंने हमें आए, समझ आए। अब देखिए 73 से लेके ना, क्वेश्चन नंबर 73 से लेके क्वेश्चन नंबर 85, ये सारे के सारे क्वेश्चन डी ब्रोगली क्वेश्चन थे। ये भी होमवर्क में नहीं करके लाएंगे, देखिए आपका लॉस हो। भूल जाइए, फिर सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं हो, कभी भी नहीं होगा। सोचे ना कोई जादू रहेगा ऐसे पास में, तो वो नहीं कर। जब हमें ये करना ही नहीं आ रहा ना, हमारे पास बुक्स होगी, लगे घरे पढ़ो, टाइम दो अपने आप को। अब देखिए हमने आज डिब्रोगली फैक्ट्री पूरा कर लिया और फोटोलैक्टिक फैक्ट्री पूरा कर। क्वेश्चन नंबर 63 से स्टार्ट हुए टिल क्वेश्चन नंबर 85। पहले ये कर रहे थे, इनके डाउट डिस्कस करने थे, तब नया पढ़ना हो। ये आपके होमवर्क में है।
तो मर्जी आपकी, एज यू लाइक है। देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए, देखो सुनो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसे कॉपी करना कर ले मर्जी है, पास देखिए। देखो मान लीजिए अगर हम इस बार का नीट का पेपर देखें ना, मैं आपको उसमें दिखा सकता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये फिजिक्स में आते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने केमिस्ट्री में स्टडी किए। ये फिजिक्स का टॉपिक भी है, फिजिक्स से पूरी यूनिट है इसके ऊपर। करिए भाई, घर जाके प्रैक्टिस करिए सभी। कल संडे है, आपके पास टाइम है, कल छुट्टी रहेगी, अंडरस्टूड है, तो कल जाके एक काम कीजिएगा। और आगे से हम डाउट सेशन ले लिया करेंगे, ऑनलाइन डाउट सेशन हुआ करेंगे। आगे से डाउट सेशन ऑनलाइन कर लिया करेंगे, जिस दिन डाउट लेने होंगे, जैसे संडे में डाउट ले लिए, तो आप सब यहाँ पे तो आना ही नहीं होगा संडे में, ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए, मैं डाउट शेयर करिए, डाउट डिस्कस करिए, वही समझा देंगे आपको। अब देखो जैसे मैंने पेपर निकाला, अगर हम लोग पर्टिकुलरली अगर नीट का पेपर देखते हैं जो 2024 में हुआ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्वेश्चन आया ही नहीं आया, पर्टिकुलरली फिजिक्स में आया होगा, केमिस्ट्री में तो नहीं आता जल्दी से। देखो अगर हम फिजिक्स वाले सेक्शन में जाए ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं, और आप ना फिजिक्स बुक से भी डाउट लेके आना, मैं फिजिक्स से बुक के भी डाउट ले लूंगा, ट्राई करूंगा जो हो सकता है मेरे से। तो डी ब्रोगलीस इक्वेशन वहां का भी पार्ट है, अच्छे से टाइम दो, घर जाके पढ़ो सब लोग, बजा के मत लो, वरना तो कभी भी नहीं होगा सिलेक्शन। एक सेकंड देख रहे हैं। आपको भी चैप्टर पूरा करते हैं ना, अब कैसे पेपर्स होने चाहिए अनसोल्ड, कुछ ना बुक्स खरीदो। ये मैं सोचा करूँ कि यार पैसे वेस्ट हो गए, नहीं होंगी बुक्स तो फिर प्रिपरेशन कहाँ से होगी, सोच के देखो। अब पूरा ऑनलाइन डिपेंड नहीं होगी, मोबाइल से अच्छी देखी जाए, बुक भी होनी चाहिए हमारे पास। देखो मैंने पेपर निकाला 2024 का, और इसमें मैं फिजिक्स वाला सेक्शन देखूँ ना, देखो जो हमने पढ़ा है रिसेंट, कुछ हमारी चीजें वहां पे काम आ रही नहीं आ रही। देखते हैं, एक मिनट अभी रुक जाओ। देखो हमारे पास ना एक ग्राफ बनाने के लिए आया, ये पर्टिकुलरली देखो डी ब्रोगली से क्वेश्चन का ही क्वेश्चन आ गया। देखो क्वेश्चन क्या आया, नोट करो जरा इस क्वेश्चन को, देखते हैं हमारे से होगा नहीं होगा। द ग्राफ, सीधा से देखिए, टाइम सेव करते हैं, देखो टाइम बचा रहे हैं, क्या लिखवाना पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आया था फिजिक्स में इस बार, 1/λ² वर्सेस ई, इनके बीच में ग्राफ कैसा बनेगा। 1/λ² और ई में ग्राफ कैसा बनेगा। ई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, सब सुन लीजिएगा, ई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है, और लैम्डा यहाँ पे डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। अब देखो अगर इसमें गट्स हो ना, लगाए अपनी पूरी ताकत, पूरी हिम्मत से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें, यू बेस्ट। बोर्ड पे इसका आंसर लिखा हुआ है, अगर आप सोचेंगे, देखते हैं आपने से कौन करके दिखा। आप दिखा दो मैडम, बोलो मत, दीवारों में भी काम होता है, यहाँ पे सब ऐसे लोग बैठे हैं, एकदम पेटी बैठे तो जो कर रहा बेटर मैं सूची क्या कर सकती है। वन ऑफ द मेंबर्स क्लाउड में ग्राफ होना चाहिए, और थोड़ा वेट, तो ये क्वेश्चन हमारा आ गया, देखते हैं हमारे से बस किसी की आवाज नहीं आई, जो करना अपने आप पूछो मैडम, जी होता आराम से बैठे हो। बस बस जो भी हो खुद से ईमानदार बनिए, पहली बात ऑनेस्ट, नकल करने से क्या हुआ। एक फोटोन के ऊपर क्वेश्चन भी आया, ये भी हमारा कवर होता है, दो क्वेश्चन फिजिक्स के हमारे साथ साथ कवर्ड है। बाकी आगे भी हम लोग बोर्ड स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो और इम्प्रूवमेंट है। और घर जाके दो टॉपिक के पीछे बढ़ जाओ आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली सीक्वेंस, क्या हुआ, क्या दिक्कत है। हाँ जी, जो का क्वेश्चन, नामचा स्क्वायर के ग्राफ बना दे, मिल गया।
Maybe. Can be right. देख लेंगे। यही बच्चे ने बनाया सोफा। आप दिखाओ। मॉलिक्यूल लैम्डा स्क्वायर वर्सेस जी। ओके, आपके अकॉर्डिंग कैसा ग्राफ है ये लोगों ने ग्राफ बनाया है। और ये पीछे आवाज ना है किसी की भी, चुपचाप काम करो अपना। यही तो और वही तो धंधा नहीं है। चॉइस कीजिए ना, मे भी गर्ल्स कर सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? बाकी गर्ल्स कुछ नहीं कर रही हैं, वो भी करें। दिखाओ आपसे बना। चलो सुखे में भी यार, दो लोगों का आंसर लगे, दो का लगे, ऐसे आ रहा है। अब देखिए सुनिए, छोड़िए इसको, देखो अब छोड़ दो। देखो क्वेश्चन कब होगा, फिर से वही टॉपिक। बोर्ड पे अब देखो ध्यान से, कहाँ पे लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी आ रही है? इसमें आ रही है, शाबाश, वेरी गुड। देखो सही बोला इन्होंने बिल्कुल। अब एक परेशानी आ रही है, यहाँ पे तो लैम्डा है और यहाँ पे एनर्जी का क्या है? स्क्वायर रूट, इसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। और हमें क्या चाहिए? 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर और ई। तो पहले एक काम करिए, देखिए सुनिएगा, इन दोनों का क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए, वेरी गुड। दोनों जगह स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर करते क्या बन जाएगा? लैम्डा स्क्वायर। इन सबको हटा दीजिए, कांस्टेंट है, इसका भी स्क्वायर होगा। ये कांस्टेंट हटा दो इसको, और ये स्क्वायर करते ही ये रूट वाला साइन ये हट जाएगा, शाबाश। इसको ऐसे लिख लीजिए, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सबको हटा दीजिए। क्या आया यहाँ पर? एनर्जी आ गई। आई बात समझ? देखो, मैंने सारे कांस्टेंट हटा दिए। टू से मेरा मतलब नहीं है, एम से मेरा मतलब नहीं है, एस से मेरा मतलब नहीं है। इसको ऐसे लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। दोनों साइड को उल्टा करके ऐसे लिख दीजिए, ये लो। बात तो एक ही हो गई। देखो दिमाग लगाना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है, मजाक थोड़ी ना होगी। क्या पता लगा इनका रिलेशनशिप कैसा है? कह इनवर्स है। 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर और ई का रिलेशनशिप कैसा है? डायरेक्ट है। इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है, देखो वहां लिखा हुआ है, मेरे पास से नहीं कर रहा हूं मैं। 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर और ई का रिलेशनशिप डायरेक्ट है। कैसा ग्राफ बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। दो लोगों से गलत हुआ, दो लोगों से सही। सॉर्टेड। जल्दी नहीं करनी चाहिए मैडम, आराम से सोच समझ के करो। जल्दी में गलती, पहले भी गलत हुआ और ये भी गलत हो गया, दोनों क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो। बोला आई थिंक क्लियर हुआ। बच्चों घर जाके इनको टाइम। हाँ बताओ बताओ। नहीं सी तो नहीं है ना यहाँ पर। नहीं, जो एनर्जी, एमसी एनर्जी नहीं है, एमसी स्क्वायर एनर्जी। एमसी तो मोमेंटम, ठीक है। और सी की बात नहीं करनी चाहिए, सी को स्पीड ऑफ लाइट थी, तो हमने जनरलाइज करके वी बनाया था, तो इसको ठीक है ना, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। चलो आपके सामने खुद ही लग जाए गड़बड़ हो रही है। इससे देखो, ये सब चीजें बुक से मिलेंगी, ये क्वेश्चन मिलेंगे, जाके कीजिए। चाहे सारे गलत हो जाए, लेकर आओ, मैं कराऊंगा। ऑनलाइन क्लास कर लेंगे, डाउट सेशन रख लेंगे, लेकिन वॉइस शुरू करो। सीरियस होइए, वरना तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे तो आप घर ही बैठ के अपना टाइम ही खराब कर रहे हैं। आराम से घर बैठ के सोते ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही कर लेते हैं। ओके, अब दो टॉपिक के देखो डाउट हो गए, मतलब होमवर्क हो गया। इक्वेशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये परसों होमवर्क होना चाहिए, क्या बात ध्यान रखना। नहीं हुआ तो फिर मैं आना बंद कर दूंगा, रियली मेरा कोई मन नहीं है ऐसे बच्चों को पढ़ाने का, बेकार। जो बात को ही नहीं मानते, जो बात को नहीं मानते, फिर ऐसे स्टूडेंट तो बेकार ही होते हैं ना, वो घर ही बैठे। आज के लिए इतना ही बस।